गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के चैप्टर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, हमने आगे की वीडियो में देखा था कि पारिभाषिक शब्द माने ऐसे शब्द कि जिन शब्दों का उपयोग हिसाबी पद्धति या नामा के मूल तत्व विषय में होता रहता है, तो इन शब्दों की जानकारी पाना आवश्यक है। तो आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला शब्द है धंधा की व्यवहार। धंधा की व्यवहार अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा साख पर विनिमय। दोस्तों, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु या सेवा की रोकड़ में या साख पर माने उधारी में उसका विनिमय हो तो उसे धंधा की व्यवहार कहा जाएगा। दोस्तों, धंधा की व्यवहार धंधा का कार्य है। धंधा की व्यवहार हमेशा आर्थिक व्यवहार होते हैं। ये हमने आगे के वीडियो में पढ़ा था कि जो भी धंधा के व्यवहार है उसका द्रव्य में मापन होना आवश्यक है, तो ही उसे धंधे का व्यवहार कहा जाएगा। और उसका जो आर्थिक व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार अर्थात जिसका द्रव्य में मापन हो सके। रोकड़ द्रव्य के स्वरूप में होता है जो स्पष्ट रूप से द्रव्यिक या वित्तीय मूल्य दर्शाता है। उधार व्यवहार की रकम भविष्य में मिलती है, परंतु उसका वित्तीय मूल्य वर्तमान समय में, जब धंधा के लिए वस्तु या सेवा का विनिमय हो तब ही उसका मूल्य निश्चित हो जाता है। लेकिन जो रकम है वो भविष्य में मिलती है। धंधा की व्यवहार की मूलभूत शर्त यह है कि उसका वित्तीय या द्रव्यिक मूल्य अर्थात उसका आर्थिक मूल्य होना चाहिए। धंधा की व्यवहार रोकड़ के माध्यम से अथवा उधार की शर्त से अस्तित्व में आता है। माने धंधा की व्यवहार तो के दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच वस्तु या सेवा की रोकड़ या साख से उसकी लेन देन हो तो धंधा की व्यवहार होता है। जो रोकड़ या उधार की शर्त से अस्तित्व में आता है, इस प्रकार से कहा जाए कि धंधा की व्यवहार के दो प्रकार होंगे, रोकड़ व्यवहार और साख या उधार का व्यवहार। उसके लिए उदाहरण देखें तो रोकड़ व्यवहार, 5,000 का माल रजनीकांत को रोकड़ से बेचा। तो यहाँ ये धंधे का कार्य है। माल के बदले में रोकड़ मिलती है जिसका आर्थिक मूल्य 5,000 है, तो यह धंधा की व्यवहार हुआ जिसमें रजनीकांत व्यक्ति है, माल एक वस्तु है। 5,000 आर्थिक मूल्य जो तुरंत मिलता है। माल के विनिमय में द्रव्य का विनिमय माने पैसों का विनिमय होता है। उधार व्यवहार तो 5,000 का माल रजनीकांत को 10 दिन में
रकम चुकाने की शर्त पर उधार या साख पर बेचा। 10 दिन में रकम चुकाने की शर्त पर बेचा तो ये उधार व्यवहार हुआ, जिसमें रकम 10 दिन के बाद मिलने वाली है। जो साख संबंधित व्यवहार है या उधार व्यवहार है, जिसमें रजनीकांत व्यक्ति, माल एक वस्तु है और इस वस्तु का मूल्य 5,000 है, परंतु यह रकम 10 दिन बाद मिलने वाली है। 10 दिन बाद रकम मिलने वाली है। और रकम जो मिलेगी वो भविष्य में मिलेगी, इसकी गारंटी है। इस प्रकार धंधा के व्यवहार के 2 प्रकार हुए, रोकड़ व्यवहार और उधार व्यवहार। दूसरा पारिभाषिक शब्द घटना। बनाव को घटना के स्वरूप में पहचाना जाता है। घटना अर्थात व्यवहार में से उद्भव हुई परिस्थिति अथवा परिणाम। मानी पहला शब्द हम पढ़े थे धंधा की व्यवहार, तो इस धंधा के व्यवहार से जिस परिस्थिति या परिणाम उद्भव होगा उसे बनाव या घटना कहा जाएगा। व्यवहार की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकताएं हैं जिनका ऊपर अभ्यास किया गया। बनाव या घटना के उदाहरण से जानकारी प्राप्त करें तो माना कि ऊपर के उदाहरण में रजनीकांत को जो माल बेचा था वो 3,000 में खरीदा गया था और उसके लिए 500 मजदूरी चुकाई थी। तो इसके आधार पर व्यवहार और घटना निम्नानुसार दर्शाए जाएंगे। 5,000 का विक्रय किया गया तो विक्रय कार्य है, इसलिए वो व्यवहार है। अब ये माल 5,000 में बेचा गया माल 3,000 में खरीदा था तो खरीदी भी कार्य है, इसलिए वो भी व्यवहार है। 5,000 मजदूरी के चुकाए, वो भी कार्य है, इसलिए वो भी व्यवहार। माने खरीदी, विक्रय और मजदूरी तीनों कार्य है, इसलिए वो व्यवहार कहे जाएंगे। और इन व्यवहारों के कारण 5,000 का माल जो बिक्री किया गया उसकी लागत 3,500 थी, तो 5,000 में से लागत 3,500 घटाने पर 1,500 अधिक प्राप्त होंगे, जो परिणाम है, इसलिए उसे घटना कहा जाएगा। संक्षेप में व्यवहार धंधा द्वारा किए गए कार्य को बताता है, जबकि घटना या बनाव धंधा के व्यवहार से उद्भव परिस्थिति या व्यवहार का परिणाम बताता है। और धंधे के लिए व्यवहार और परिणाम दोनों आवश्यक है। दोस्तों, तीसरा पारिभाषिक शब्द पूंजी। धंधा के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए विनियोग किया जाता है, जिसे हम निवेश के रूप में जानते हैं। तो मालिक धंधा के लिए जो निवेश करेगा या जो विनियोग करेगा उसे पूंजी कहते हैं। विनियोग अर्थात धंधा में रोकड़ स्वरूप या अन्य कोई संपत्ति स्वरूप में किया जाए। माने मालिक धंधे में रोकड़ या संपत्ति के रूप में विनियोग करता है, जिसे पूंजी के तौर पर जाना जाएगा। मानी मालिक ने धंधे में किया हुआ निवेश
या विनियोग जो रोकड़ या संपत्ति के रूप में होता है उसे पूंजी कहा जाएगा। पूंजी में सभी ऐसी वस्तुओं का समावेश किया जाता है जो मालिक द्वारा दी गई हो और उसका द्रव्य में मूल्य आंका जा सके। उदाहरण रूप मालिक 10,000 नगद, 6,000 का फर्नीचर, 8,000 का माल लाकर धंधा प्रारंभ करता है। तो यहाँ मालिक 10,000 नगद, 6,000 का फर्नीचर और 8,000 का माल लाकर धंधा शुरू कर रहा है, माने टोटल 24,000 मालिक धंधे में ला रहा है, इसलिए 24,000 मालिक की पूंजी गिनी जाएगी। मालिक द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु आर्थिक मूल्य रखती है और उसका उपयोग धंधे के लिए होता है। मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने तथा विस्तार करने के लिए पूंजी दी गई है। माने मालिक धंधा शुरू करने के समय जो निवेश कर रहा है, विनियोग कर रहा है, उसे पूंजी गिनी जाएगी। उसी तरह धंधा शुरू होने के बाद भी या धंधे के विस्तार के लिए भी मालिक धंधे के लिए निवेश करे तो उसे भी पूंजी गिना जाएगा। धंधा के स्वरूप के आधार पर पूंजी पहचानी जाती है। दोस्तों, आगे के वीडियो में हमने धंधा के जो स्वरूप हैं, एकाकी व्यापारी, साझेदारी और कंपनी स्वरूप, उसके बारे में चर्चा की थी। तो अगर एकाकी व्यापारी स्वरूप हुआ तो उसके लिए पूंजी शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मालिक एक ही होता है। जबकि साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक मालिक होते हैं या साझेदार होते हैं और उनके द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है, इसलिए साझेदारी की पूंजी शब्द प्रयोग किया जाएगा। जबकि कंपनी स्वरूप जो है, जिसमें अंश पूंजी शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो पूंजी है वो अंशधारी द्वारा कंपनी को प्राप्त होती है और इसके लिए इक्विटी अंश पूंजी शब्द अधिक प्रचलित है। मानी पूंजी का अर्थ हमने देखा कि मालिक धंधे के लिए विनियोग करे या निवेश करे तो उसे पूंजी कहा जाएगा। चौथा पारिभाषिक शब्द है आहरण। पूंजी के निर्माण के लिए धंधा का मालिक अपनी निजी संपत्ति धंधे को देता है और मालिक द्वारा दी गई निजी संपत्ति जो धंधे की संपत्ति बनती है। मानी मालिक ने धंधे के लिए जो भी निवेश किया, विनियोग किया, वो मालिक की निजी संपत्ति थी, अब वो धंधे को मिल रही है, इसलिए वो धंधे की संपत्ति बनेगी। जब मालिक द्वारा धंधे की संपत्ति अर्थात कि रोकड़ अथवा मालिक का निजी हेतु के लिए उपयोग किया जाए तब उसे आहरण के रूप में जानते हैं। मानी मालिक अपने निजी उपयोग के लिए धंधे की संपत्ति अर्थात कि रोकड़ या माल ले जाए तो उसे आहरण कहा जाएगा। आहरण पूंजी में कमी दर्शाता है, हालांकि पूंजी में से सीधे ढंग से उसे घटाने के बदले आहरण को अलग रूप से दर्शाया जाता है। दोस्तों, संक्षिप्त में देखें
तो मालिक जब धंधे को माल या संपत्ति देता है तो मालिक की पूंजी बनेगी, माने धंधे की पूंजी बढ़ेगी। उसी तरह अगर मालिक अपने निजी उपयोग के लिए माल या संपत्ति ले गया तो मालिक के लिए आहरण बनेगा। तो मालिक जब धंधे को माल या संपत्ति देता है तब पूंजी का सर्जन होगा, और मालिक निजी उपयोग के लिए माल या संपत्ति ले जाएगा तब आहरण का निर्माण होगा। आहरण शब्द सामान्य रूप से एकाकी व्यापारी और साझेदारी पीढ़ी में उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, मालिक धंधा को पूंजी देता है और धंधा मालिक को आहरण देता है। माने मालिक जब धंधे को संपत्ति दे तो पूंजी, और धंधा मालिक को संपत्ति या माल दे तो आहरण। अब आगे देखें तो पांचवा पारिभाषिक शब्द है दायित्व। धंधा द्वारा उधार खरीदे माल संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को दायित्व कहते हैं। मानी जब भी धंधा उधार माल या संपत्ति की खरीदारी करे तो इस कारण जो उधारी में खरीदारी की है माल या संपत्ति की, उसकी जो रकम चुकानी बाकी है वो, और उधार रकम माने लोन के रूप में रकम ली गई हो तो ऐसी रकम को दायित्व कहा जाएगा। यह रकम धंधा को भविष्य में भुगतान करनी पड़ती है। जब तक यह रकम धंधा द्वारा चुकाई न जाए तब तक यह रकम धंधे का दायित्व गिना जाएगा। मानी जब रकम दायित्व भुगतान पात्र रकम या वापस करने पात्र रकम जो है वो धंधा वापस न कर दे तब तक वो रकम धंधे का दायित्व गिना जाएगा। ऐसे दायित्व के या दायित्व को देवा के प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो उसके दो प्रकार, संबंध के आधार पर आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व, और समय के आधार पर दायित्व के दो प्रकार, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। तो संबंध के आधार पर दो भाग, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। उसी तरह समय के आधार पर भी दायित्व के दो प्रकार बनेंगे, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। सबसे पहले अब आगे आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व के बारे में देखें तो हिसाबी पद्धति में धंधा और मालिक को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। मालिक और धंधा दोनों अलग व्यक्ति है, ऐसा हिसाबी पद्धति में कहा जाता है। धंधा मालिक के द्वारा जब धंधा को पूंजी प्रदान की जाती है तब वह धंधा का आंतरिक व्यवहार या आंतरिक दायित्व बनेगा। मानी क्योंकि मालिक धंधे को
पूंजी के रूप में माल या संपत्ति देता है। यह धंधा का मालिक प्रति का दायित्व है। संक्षेप में, धंधा द्वारा मालिक को चुकाई जाने वाली रकम धंधा का आंतरिक दायित्व है। धंधा के मालिक ने 1 लाख की पूंजी दी है, माने मालिक ने धंधे में 1 लाख का निवेश किया है, माने धंधे को मालिक ने 1 लाख की पूंजी दी, तो धंधा का मालिक के प्रति 1 लाख का दायित्व है, जो आंतरिक दायित्व है। माने अगर धंधे का मालिक के प्रति दायित्व हुआ तो उसे आंतरिक दायित्व कहा जाएगा। धंधा द्वारा तीसरे पक्षकार के पास से उधार खरीदे माल, संपत्ति, सेवा संबंधी चुकाई जाने वाली रकम अथवा उधार रकम वापस करने योग्य रकम का बाह्य दायित्व कहा जाएगा। मानी धंधे ने उधारी में माल, संपत्ति या सेवा खरीदी अथवा उधारी में रकम ली तो वापस करने योग्य रकम बाह्य दायित्व बनेगा। जैसे कि भावना बहन के पास से 50,000 3 वर्ष में, भावना बहन के पास से 3 वर्ष में वापस करने की शर्त पर उधार लिया, माने भावना बहन से लोन के रूप में रकम उधार ली। 2,000 की रमन के पास से उधार माल की खरीदी की, 1,000 भाड़ा के चुकाने बाकी है, 5,000 का देवांग के पास से उधार फर्नीचर खरीदा। यह सभी रकम भविष्य में चुकानी है, क्योंकि सभी व्यवहार उधार व्यवहार है या साख के व्यवहार है और तीसरे पक्षकार के हैं। तो ये बाह्य व्यवहार हुए। तो इस आधार पर धंधा की व्यवहार के संबंध के आधार पर 2 प्रकार बनेंगे, या संबंध के आधार पर धंधा के दायित्व के 2 प्रकार। एक आंतरिक दायित्व जो मालिक के प्रति धंधे का दायित्व है, दूसरा बाह्य दायित्व जो तीसरे पक्षकार के प्रति धंधे का दायित्व है। माने इस संबंध के आधार पर दायित्व के 2 प्रकार बने। अब दोस्तों, समय के आधार पर दायित्व के प्रकार के बारे में देखें तो समय के आधार पर दायित्व के 2 प्रकार बनेंगे, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। आंतरिक और बाह्य दायित्व पूर्व बताए अनुसार धंधा के अन्य व्यक्ति के संबंध के आधार पर निश्चित होते हैं, जबकि चालू और गैर चालू दायित्व समय के आधार पर निश्चित होते हैं। दोस्तों, जो दायित्व धंधा को 1 वर्ष में चुकाना हो उसे चालू दायित्व कहते हैं। माने जिस दायित्व का भुगतान 1 वर्ष की अवधि से पहले करना है तो चालू दायित्व कहा जाएगा। चालू दायित्व को अल्पकाल का दायित्व भी कहा जाता है। माने चालू दायित्व या अल्पकालिक का दायित्व दोनों पर्यायी शब्द है। अल्पकाल के दायित्व में सामान्य रूप से उधार खरीदा माल, खर्च चुकाने बाकी आदि का समावेश होता है। जैसे कि रमन के पास से उधार माल खरीदा, भाड़ा चुकाना बाकी है, फर्नीचर की उधार खरीदी आदि जो भी व्यवहार है
उसमें जो भुगतान पत्र रकम है वो 1 वर्ष की अवधि से पहले चुकानी पड़ेगी, इसलिए उसे चालू या अल्पकाल के दायित्व कहा जाएगा। गैर चालू दायित्व, धंधा को 1 वर्ष से अधिक वर्ष के बाद रकम चुकानी है या दायित्व चुकाना है तो उसे गैर चालू दायित्व कहा जाएगा। इसके लिए गैर चालू दायित्व के रूप में जानते हैं, मानी जो दायित्व 1 वर्ष के बाद चुकाना हो उसे गैर चालू दायित्व कहा जाएगा, या गैर चालू दायित्व को दीर्घकाल का दायित्व भी कहा जाता है। बिन चालू दायित्व में बैंक लोन, ऋण पत्र जिसे डिबेंचर के नाम से जानते हैं उसका समावेश होता है। जैसे कि भावना बहन के पास से उधार रकम ली या देना बैंक से लोन ली, तो ये दोनों उदाहरण गैर चालू या दीर्घकाल दायित्व के हैं। तो वक्त के आधार पर दोस्तों या समय के आधार पर धंधे के दायित्व के 2 प्रकार बनेंगे, चालू दायित्व या अल्पकाल का दायित्व, माने 1 वर्ष से कम समय में चुकाने वाले दायित्व, और दूसरा प्रकार बनेगा गैर चालू या दीर्घकाल के दायित्व जो 1 वर्ष से अधिक समय में चुकाने होते हैं। ऊपर बताए अनुसार दायित्व को अलग अलग दृष्टिबिंदु से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह प्रत्येक प्रकार का दायित्व धंधे में अपनी विशिष्ट भूमिका अदा करता है। दोस्तों, दायित्व के बाद 8वां पारिभाषिक शब्द है संपत्ति। दोस्तों, संपत्ति माने हमारी निजी सोच के बारे में हम देखें तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास जो भी है, मकान, ज़मीन, गहने, सभी को हम संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। लेकिन धंधे की परिभाषा में या हिसाबी पद्धति की परिभाषा में संपत्ति का विशिष्ट अर्थ है। तो धंधे की परिभाषा में संपत्ति का अर्थ देखें तो दायित्व और संपत्ति धंधे के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। दायित्व संबंधी जानकारी हमने प्राप्त की। संपत्ति का अर्थ देखें तो धंधा प्रारंभ करते समय द्विनोंदी नामा पद्धति में एक तरफ दायित्व का उद्भव होता है, उसके साथ ही संपत्ति का जन्म होता है। दोस्तों, हमने आगे आंतरिक दायित्व के बारे में देखा, जिसमें ऐसा पड़ा कि मालिक धंधे में जो विनियोग करेगा उसे मालिक की पूंजी कहा जाएगा। लेकिन मालिक ने जो धंधे के लिए निवेश किया है वो धंधे के लिए मालिक के प्रति की जिम्मेदारी या दायित्व है। तो माने मालिक की पूंजी के कारण दायित्व, धंधे के लिए दायित्व उद्भवित हुआ, लेकिन उसके बदले में धंधे को संपत्ति मिली, माने संपत्ति का जन्म हुआ। संपत्ति अर्थात ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु या बाबत जो धंधे की मालिकी की हो और उसका आर्थिक मूल्य हो। मानी धंधे की मालिकी की दृश्य या अदृश्य वस्तु या बाबत जिसका द्रव्य में मूल्य मापा जा सके तो उसे संपत्ति कहा जाएगा। अन्य शब्दों में आर्थिक साधन जो मालिक ने धारण किए हैं और उसमें से भविष्य में धंधा को आर्थिक लाभ होना अपेक्षित है,
संपत्ति तो उसे संपत्ति कहा जाएगा। दोस्तों, संपत्ति को भी निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। अचल, गैर चालू या स्थिर संपत्ति। दूसरा प्रकार है चल संपत्ति और तीसरा प्रकार है अवास्तविक संपत्ति। दोस्तों, हमने संपत्ति के अर्थ के बारे में पढ़ाई की। अब उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में आगे की वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे।